हेलो गाइस, आज हम एनालिसिस ऑफ टी बीम का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट केस में क्या अभी तक पढ़ा था कि जब एक्स यू की वैल्यू डी एफ से कम है, यानी कि जब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई करेगी, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करेगी, तो उसको अभी तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट में देख लिया है कि जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करेगी तो फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं जब एक्स यू की वैल्यू ग्रेटर देन डी एफ, यानी कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आ रही है, यानी कि डी एफ से बड़ी रहेगी, यानी कि वेब में लाई करेगा। यानी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा? वेब पार्ट में, यानी यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ठीक है, जब वेब पार्ट में लाई करेगा तो फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन को कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो अब आज हम सेकंड केस को पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड केस में है जब न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा वेब पोर्शन में न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा। तो वेब पोर्शन में जब न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा तो इसमें दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, पहली चीज़ तो वेब पोर्शन में लाई कर रहा है, यानी कि एक्स यू की वैल्यू, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? डी एफ, डेप्थ ऑफ लेंथ से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशंस हो सकता है, देखेंगे इसमें। यानी कोई भी टी बीम है, टी बीम को बना लेते हैं, ये टी बीम है। ये टी बीम है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम यानी तली पर क्या है? रीइंफोर्स्ड करा गया है, सिंगली रीइंफोर्स्ड है। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड टी सेक्शन है। इसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज होगी बी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज डी एफ, और ये क्या है? विड्थ ऑफ वेब पोर्शन का, वेब पार्ट का विड्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल डी, टोटल डेप्थ है कैपिटल डी, ठीक है, ये कैपिटल डी। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो कंडीशंस हो सकती है कि जब पहला चीज़ हो सकता है कि पहली कंडीशन हो सकती है, यानी कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा वेब पोर्शन में, वेब पोर्शन कौन सा है? यही है ना, यानी कि फ्लेंज के नीचे का पोर्शन वेब है, तो वेब पोर्शन में लाई करेगा कहीं, यानी कि समथिंग मान लेते हैं यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है कहाँ पर? यहाँ पर। तो अगर हम मान लेते हैं कि पूरे फ्लेंज में अगर पहला केस हो सकता है पूरे फ्लेंज में यूनिफॉर्म स्ट्रेस्ड है, यानी पूरे फ्लेंज में यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, यानी फ्लेंज पोर्शन में पूरे रेक्टेंगुलर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यानी कि कितना मैक्सिमम कितना होगा? 0.446 FCK। ठीक है, और क्या कहते हैं, वे पोर्शन में पैराबोलिक मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहला केस इसमें सेकंड केस में दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, कंडीशन फर्स्ट में पढ़ेंगे आज हम, कंडीशन फर्स्ट को एनालिसिस करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में है जब पहली चीज़ तो एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ होगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ यानी कि पूरा फ्लेंज पोर्शन क्या होगा? यूनिफॉर्मली स्ट्रेस है। तो क्या होगा? यानी एक्स यू की वैल्यू, सॉरी ये डी एफ की वैल्यू, यानी डी एफ में पूरे में यूनिफॉर्मली स्ट्रेस है। ठीक है, यानी डी एफ लेस आर इक्वल टू 3/7 XU। ठीक है, दोनों चीज़ चेक करेंगे। क्या चीज़? डी एफ की वैल्यू कम होगी किससे कम होगी? XU से। तो क्या होगा? इससे पता चलेगा कि वेब पोर्शन में लाई करेगा क्या चीज़? न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा वेब पोर्शन में। ठीक है, सेकेंड चीज़ को ध्यान रखेंगे तथा सेकेंड चीज़ को ध्यान रखेंगे, डी एफ की वैल्यू अगर लेस आर इक्वल टू 3/7 XU है, यानी कि 3/7, यानी जो स्टार्टिंग में बताया था जो लिमिट स्टेट मेथड, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट हो जाता है
4/7 एक्स यू होता है, ठीक है। और मान लो एक पार्ट आता है जो x2 की बताया था 3/7 एक्स यू होता है, ठीक है। यानी जो x1 x2 करके सॉल्व करा था, ठीक है, वही चीज़ है 3/7 एक्स यू 4/7 एक्स यू। यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ये पोर्शन 3/7 है, यानी ये तो बड़ा है, तो लेकिन देखने में लग रहा है कि छोटा है, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन ग्रेटर है उससे। ये 3/7 है, ये 4/7 है, कोई दिक्कत नहीं, ये डायग्राम में बस समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें जो डी एफ की वैल्यू है, यानी ये है डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये यानी ये पोर्शन अगर लेस आर इक्वल टू 3/7 एक्स यू है, यानी कंप्लीटली स्ट्रेस्ड है, यानी बताया था 3/7 जो 4/7 पार्ट में क्या होगा, पैराबोलिक होगा, 3/7 पार्ट में पूरा क्या होगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस्ड होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस। यानी क्या बताया था कि जो स्ट्रेन डायग्राम होगा, स्ट्रेन में 0 से लेके यानी न्यूट्रल एक्सिस से लेके 0.002 स्ट्रेन तक कैसा होता है सेक्शन, कैसा होता है स्ट्रेस, पैराबोलिक होता है, उसके बाद में रेक्टेंगुलर होता है स्ट्रेस, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जब पहली चीज़ तो ये इससे ये पता चल रहा है कि वेब में पोर्शन लाई कर रहा है जो न्यूट्रल एक्सिस है, इससे पता चल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस वेब पोर्शन में लाई कर रहा है, वेब पोर्शन में लाई कर रहा है। सेकेंड चीज़ इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि कंप्लीटली स्ट्रेस है, यानी फ्लेंज टोटल फ्लेंज पोर्शन यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड है, ठीक है। यानी कि पूरे फ्लेंज पोर्शन में यूनिफॉर्म यानी सेम स्ट्रेस लग रहा है, पूरे यूनिफॉर्म यानी पूरे फ्लेंज पोर्शन में यूनिफॉर्म वो लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेस चेंज हो रहा है वेब पोर्शन में, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, जब ये कंडीशन होगी, पहला कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन है कंडीशन बी, जब एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ होगा तथा डी एफ की वैल्यू लेस देन होगी 3/7 एक्स यू होगी, ठीक है, तथा डी एफ की वैल्यू 3/7 एक्स यू से कम होगा। सेकेंड ये कंडीशन है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सिर्फ इसको कंडीशन फर्स्ट को समझने वाले हैं, ठीक है, कि इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको समझ जाएंगे तो ये इजीली बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा। और सेकेंड केस देख लेंगे। सेकेंड केस में दो पार्ट हैं, क्या बताया, सेकेंड केस में जब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा, वेब पोर्शन में लाई करेगा, तो इसके दो कंडीशंस बनेंगे, दो कंडीशन में बता दिया, दोनों कंडीशंस में जब क्या है न्यूट्रल एक्सिस वेब पोर्शन में होगा, ये तो दोनों में होगा, तथा इसी का चेंजमेंट होगा जब पूरे फ्लेंज में यूनिफॉर्मली स्ट्रेस होगा, पूरे फ्लेंज पोर्शन में, ये पूरा फ्लेंज पोर्शन है, तो पूरे फ्लेंज पोर्शन में यूनिफॉर्मली यानी कांटिन्यूअस देखो सेम स्ट्रेस जनरेट करेगा, सेम स्ट्रेस होगा। यानी कि मान लो यहाँ पर कैसा कि पैराबोलिक है, उसके बाद में वेब पोर्शन में, उसके बाद में फ्लेंज पोर्शन में पूरा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कैसे टेंशन जोन में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस पार्ट को यानी पहले क्या है, एक पार्ट ले लेते हैं, वेब पोर्शन पूरा ले लेते हैं, फिर जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको ले लेते हैं, यानी कि दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्टली डायग्राम बना लेते हैं, ये पूरा है, यही है, ठीक है, ये है, ये पोर्शन पूरा है, ये वाला पोर्शन पूरा है, ठीक है। तो इस पोर्शन को बना लेते हैं जहाँ पर कंक्रीट भी है और स्टील भी है, यानी कंक्रीट भी है स्टील भी है, यानी कि ये स्टील है, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन कंक्रीट है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है BW, ठीक है, याद रखेंगे विड्थ ऑफ वेब है, ये पूरा वेब पोर्शन को लिए हैं सीधा, ठीक है। तो विड्थ है और BW है, और ये डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं स्टील AST1 लग रहा है, स्टील AST1, ठीक है, स्टील AST1 है। सेकेंड पोर्शन क्या बच रहा है इसमें, देखो इसको पूरे को यानी ये शेडेड एरिया को यहाँ पर बना लिया मैंने, ठीक है, इस शेडेड पोर्शन को बना लिया। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है ये पोर्शन बच रहा है और ये पोर्शन बच रहा है। यानी कि अगर देखें तो ये पूरा B है, ठीक है, पूरा पोर्शन B है, तो B ये घटा दो, यानी कि इधर देख लिखो,
यानी ये पोर्शन बच रहा है, ये बिना शेडेड वाला, ठीक है, और ये पोर्शन बच रहा है, यानी कि ये बच रहा है इतना पोर्शन और ये पोर्शन बच रहा है इतना, ठीक है। बीच वाले पोर्शन को जो बिट्स BW थी उसको तो हटा लिए, इसको अलग बना लिया, ठीक है। अब ये पोर्शन बच रहा है तो ये कितनी बिट्स होगी इसकी, मैं इसको क्यों डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इसको और इसको मिला के, इसको दोनों को मिला करके, इसको दोनों को मिला करके बिट्स होगी BF, ये यानी टोटल BF थी तो BF में से कितना घटा दें, BW घटा दो, यानी BF माइनस BW होगा, BF माइनस BW होगा, ठीक है। यानी ये चौड़ाई इसकी देखी जाए, इसकी चौड़ाई देखी जाए दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों यही पोर्शन तो बचा रहा था, ये बचा पहले वाले को बना दिए ये, ठीक है। तो ये पोर्शन बच गया, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ST1 था, स्टील बिट्स BW थी, और यहाँ पर बिट्स कितनी है BF माइनस BW, क्योंकि BW हटा दिए थे तो टोटल BF था, तो BF में से BW को हटा देंगे तो BF माइनस BW बचा, ठीक है। यहाँ पर केवल कंक्रीट बचा, सिर्फ कंक्रीट बचा, यानी कंक्रीट को के स्ट्रेस को या फोर्स को कौन क्या कहते हैं रजिस्ट करेगा, तो इसलिए एक इमेजिनरी स्टील मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पोर्शन में एक इमेजिनरी स्टील ले लेते हैं ST2, ठीक है। ST2 ये एक कोई स्टील है, यहाँ पर डाल दिया है, मान लो ST2 यानी ST1 यहाँ पर है, ST2 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये इमेजिनरी है, बस जस्ट क्या है, इसको बैलेंस कराने के लिए कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल कंप्रेसिव मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बैलेंस कराने के लिए जस्ट स्टील को यहाँ पर मान लिया, एडिशनल स्टील का रीइंफोर्समेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। एडिशनल स्टील रीइंफोर्समेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बन गया, बिल्कुल सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बन गया है, यानी सॉल्व करने में ये इसमें आसानी है, ठीक है। यानी बिल्कुल वही सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का जो फार्मूला लगाए थे सेम वही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये पोर्शन बचा, इस पोर्शन को भी सॉल्व कर लेंगे, जैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसको मान लो फिगर फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगी आगे करके, एक एक को सॉल्व करेंगे ना, एक एक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो फिगर 1 इसे मान लो, इसे क्या है, इसको मान लो फिगर सेकंड इसको मान लो, ठीक है। फिगर 1 फिगर सेकंड सेम चीज़ है, देखो फिर से देखो, यानी ये देखो पूरी T सेक्शन है, इसी T सेक्शन में हम इसको क्या है कि वे पोर्शन को पूरे को क्या कर लिए हैं, निकाल लिए, ये अलग रख दिए, ठीक है। अब क्या बचा इसमें, रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचा, यही BF माइनस BW बचा, इसको ये दोनों को बना लिया अलग। क्या है, इसको यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको या फोर्स जनरेट करेगा कंप्रेसिव फोर्स, उसको कौन बैलेंस करेगा, ये स्टील बैलेंस करेगा। यहाँ पर केवल कंक्रीट है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ पर स्टील मान लेते हैं, एक इमेजिनरी स्टील मान लेते हैं कि इमेजिनरी मान लो स्टील है, या एडिशनल रीइंफोर्समेंट ले लिए, ठीक है। यहाँ पर एडिशनल रीइंफोर्समेंट यहाँ पर, ठीक है, ले लिए टेंशन जोन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि हमको पता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को सॉल्व करना, और इसको भी ऐसे सेम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो फर्स्टली तो फिगर फर्स्ट को देखते हैं, फिगर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहली चीज़ तो फोर्स और लीवर आर्म कैलकुलेट कर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फोर्स और लीवर आर्म कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर मोमेंट तो कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे फिगर फर्स्ट से, फ्रॉम फिगर फर्स्ट, यानी इस फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर फर्स्ट से देख लेते हैं, फ्रॉम फिगर फर्स्ट क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स, यानी अगर देखें तो कंप्रेसिव फोर्स C1 होगा, यानी इस पोर्शन में फर्स्ट फिगर में तो C1 होगा, और टेंसाइल फोर्स क्या होगा, T1 होगा। तो लिख लेते हैं C1, लिख देते हैं यहाँ पर C1 T1 के बराबर होगा, यहाँ पर C2 T2 के बराबर होगा, ठीक है। C1 T1 के बराबर, C2 T2, यानी दोनों एक दूसरे को रजिस्ट करेंगे, ठीक है, मीन्स उसको बैलेंस कराने के लिए, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स फिगर फर्स्ट में क्या होगा, C1 हमको पता है, अकॉर्डिंग टू सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में क्या है, कैलकुलेट किया है, हमको पहले से पता है 0.36 FCK BXU, ठीक है, BXU। लेकिन बिट्स यहाँ पर देखो, बिट्स कौन सा लेंगे, अभी तक जब T सेक्शन को सॉल्व कर रहे थे तो BF को लेते थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा लेंगे, यहाँ पर क्या कौन सी वैल्यू है, देखो यहाँ पर है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, अगर देखें बिट्स कितनी है
बी डब्ल्यू है, क्योंकि इसी पोर्शन को तो लिए थे ना, तो इसकी कितनी थी विड्थ, बी डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये कौन सा विड्थ है, बी डब्ल्यू है, ये याद रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज़, T1 क्या होगा, यानी टेंसाइल फोर्स क्या होगा, T1 क्या होगा 0.87 FY AST1, यहाँ पर AST1 स्टील कितना है AST1, तो क्या होगा AST1 होगा, ठीक है। लीवर आर्म क्या होगा, लीवर आर्म भी लिख लेते हैं, लीवर आर्म फर्स्ट, ठीक है, पहला फिगर है ना, तो इसलिए लीवर आर्म फर्स्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर पता है क्या था, इसका होता है ये कहाँ पर टेंसाइल फोर्स इसका एक्ट करता है, अगर देखें तो इसके कहाँ पर, इसके ऊपर से 0.442 XU से ऊपर डिस्टेंस को हटा के, यानी ऊपर से 0.42 पर एक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, लीवर आर्म इफेक्टिव डेप्थ में से क्या घटा देते हैं 0.42 XU, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, ठीक है, D माइनस 0.42 XU, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने देख लिया टेंसाइल फोर्स को, देख लिया कंप्रेसिव फोर्स को, देख लिया लीवर आर्म को देख लिया। हमको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है, हमको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म। अगर हम देखें तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट पोर्शन के लिए, ठीक है, फर्स्ट पोर्शन के लिए लीवर आर्म मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट पोर्शन के लिए, ठीक है। कंप्रेशन रीजन में अगर देखें, कंप्रेशन रीजन में तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो कंप्रेसिव फोर्स कितना है 0.36 FCK BXU BW XU इंटू D माइनस 0.42 XU, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। सेकंड चीज़ देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है, किस रीजन में, टेंशन रीजन में देख रहे हैं, टेंसाइल जोन में, ठीक है। तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो टेंसाइल फोर्स कितना है 0.87 FY AST1 इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन के लिए देख लेते हैं, सेकंड फिगर के लिए, ठीक है, जो सेकंड फिगर ड्रॉ करा था, ये सेकंड फिगर, ठीक है, सेकंड फिगर के लिए देख लेते हैं। सेकंड फिगर में देख लेते हैं विड्थ कितनी है, BF माइनस BW, BF माइनस BW है, यहाँ पर कंक्रीट है, क्या है, सिर्फ कंक्रीट ही तो डाला गया है, ये तो क्या है, ये एडिशनल स्टील को क्या है अप्लाई करा गया है, तो लिखेंगे कंप्रेसिव फोर्स C2 के लिए, कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा 0.446 FCK, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया कितना होगा BF माइनस BW, एरिया कितना होगा BF माइनस BW, और ये डेप्थ कितना है, अरे DF ही तो है, ये DF ही तो है, ठीक है, DF ही है ना, तो क्या लेंगे इंटू एरिया का, एरिया क्या होगा BF माइनस BW इंटू DF, ये हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स यानी स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर टेंसाइल फोर्स की बात करें, T2 की बात करें, तो क्या होगा 0.87 FY AST2 ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स दोनों जोन का देख लिया, ठीक है, फिगर का, दोनों फिगर का अलग अलग जो ड्रा करा था, ठीक है। अब लीवर आर्म देख लेते हैं, इसमें लीवर आर्म सेकेंड में क्या होगा, यानी यहाँ से टेंसाइल फोर्स तो यहीं एक्ट कर रहा होगा ना, और इसमें जो क्या कहते हैं यहाँ पर कहाँ पर एक्ट करेगा, इसके हाफ पर एक्ट करेगा, DF के हाफ पर तो ही एक्ट करेगा, DF के हाफ पर एक्ट करेगा, ठीक है, तो DF के हाफ पर एक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, और यहाँ पर टेंसाइल फोर्स, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, यही लीवर आर्म सेकंड हो जाएगा। तो लीवर आर्म सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे, DF/2 को घटा देंगे स्मॉल d से, तो क्या हो जाएगा स्मॉल d माइनस DF/2, ठीक है। अब इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड फिगर के लिए, ठीक है, कहाँ पर कंप्रेशन जोन में, ठीक है, कंप्रेशन जोन में, तो क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स है 0.44
6FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF माइनस लीवर आर्म क्या है, स्मॉल d माइनस DF/2, ठीक है, DF/2। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में भी देख लेते हैं। यहाँ पर टेंशन जोन में भी देख लेते हैं। टेंशन जोन में देखेंगे 0.87 FY ST2 लीवर आर्म D माइनस DF/2। अगर अब यहाँ पर देखेंगे कंप्रेसिंग जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि टेंशन रीजन से, तो यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में यही दिया रहता है, AST1 AST2 अलग अलग नहीं दिया रहता है, ठीक है, AST1 AST2 अलग अलग नहीं दिया रहता है, इसलिए हम कंप्रेशन रीजन से सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है, इजीली। अगर AST1 AST2 दोनों अलग अलग दिया हुआ है तो ये फार्मूला टेंशन जोन लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको फॉलो करना रहेगा कंप्रेशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने में ईजिली हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंप्रेशन रीजन में सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स अभी तक यहाँ पर क्या देखा, इस यानी जब न्यूट्रल एक्सिस वे पोर्शन में लाई करेगा और सेकेंड चीज़ क्या, DF की वैल्यू 3/7 से XU से की वैल्यू कम या बराबर रहेगी, तो फिर यानी कि इसका मतलब यह है कि जो क्या कहते हैं स्ट्रेस है कौन मतलब यह है क्या है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे वेब क्या है फ्लेंज पोर्शन में, पूरे फ्लेंज पोर्शन में अगर स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये लगाएंगे स्टेप, ठीक है, प्रोसीजर सॉल्व करने का, यानी दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे, फिगर फर्स्ट में फिगर सेकंड में। लेकिन अगर वेब पोर्शन में नहीं लाई करेगा तो फिर वो क्या चेंजमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब वेब पोर्शन में लाई करेगा न्यूट्रल एक्सिस और दूसरी चीज़ फ्लेंज पोर्शन में यूनिफॉर्मली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कि ये ध्यान रखेंगे जो डिफ्लेक्शन है फ्लेंज पोर्शन में रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, किस चीज़ का, स्ट्रेस डायग्राम का जो शेप बन रहा है वो रेक्टेंगुलर बन रहा है पूरे फ्लेंज में, इसलिए यहाँ पर इन प्रोसीजर को फॉलो करें हैं। तो यहाँ पर क्या देखा है, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स हमको पता चल गया, कैलकुलेट करना आ गया, और टेंसाइल फोर्स भी कैलकुलेट करना आ गया, और क्या चीज़, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना आ गया। तो क्या है, तो अब हम बहुत ईजिली दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, दोनों को ईजिली ऐड कर सकते हैं। जैसे कैसे, अगर हम बोलें कि कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, अगर बोलें टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, कंप्रेसिव फोर्स को कितना होगा, यानी कैपिटल C1 + C2 होगा, ठीक है, C1 + C2, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, C1 और C2 की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर बोलें पूछें टेंसाइल फोर्स बताओ, टेंसाइल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बोलें टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स यानी कैपिटल T की वैल्यू होगी T1 + T2 होगी, ठीक है। अगर हम बोलें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन की बात करें तो कंप्रेशन जोन के लिए सॉल्व करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले के लिए कंप्रेशन जोन में प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकेंड पार्ट के लिए इन कंप्रेशन जोन में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर बोले टेंशन रीजन से बताओ, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले वाले पार्ट का टेंशन में, ठीक है, टेंशन में, प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकेंड वाले पार्ट का कहाँ पर, टेंशन रीजन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स को टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसीजर बता देते हैं एक एक कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर एक उसका देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं, स्टेप प्रोसीजर में कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप प्रोसीजर फॉर टी सेक्शन, स्टेप प्रोसीजर, स्टेप प्रोसीजर कैसा होगा, यानी XU, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है XU ग्रेटर होनी चाहिए DF से, तथा
तथा डी एफ की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 3/7 XU। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे XU की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। XU की वैल्यू यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे सॉल्व करेंगे? XU की वैल्यू कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन को बराबर कर देंगे, यानी कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स को बराबर कर देंगे। कैपिटल C यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टोटल टेंसाइल फोर्स से बराबर कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, XU की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी XU की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स को बराबर करके। ठीक है, सेकेंड स्टेप में बराबर कर लेंगे। XU की वैल्यू ध्यान रखेंगे, यहाँ पर XU की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए DF से, तथा DF की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, सॉरी DF की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे? 3/7 XU से। ठीक है, 3/7 XU से। तो इसका मतलब ये है कि वेब में लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस और स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे फ्लेंज पोर्शन में। जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे फ्लेंज पोर्शन में। ये चीज़ फॉलो करेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देख लेंगे XU लिमिटिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी XU लिमिटिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको पता है XU लिमिटिंग को कैलकुलेट करना। XU लिमिटिंग को कैलकुलेट करना मुझे पता है, K × D होता है। K डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, K स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है। K की वैल्यू 0.53 होगी जब स्टील यूज़ कर रहे हैं Fe250। K की वैल्यू होगी 0.48 जब स्टील की ग्रेड यूज़ कर रहे हैं Fe415। K की वैल्यू होगी 0.46 जब स्टील यूज़ कर रहे हैं Fe500 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में चेक फॉर सेक्शन को पता करेंगे कैसा सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। थर्ड स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे? चेक फॉर सेक्शनों को पता करने के लिए देखेंगे, दोनों को कंपेयर करा देंगे। किसको? XU को और XU लिमिटिंग को कंपेयर, यानी तुलना कर दो। तुलना करते हैं XU तथा XU लिमिटिंग से। XU तथा XU लिमिटिंग की तुलना करते हैं। 3 कंडीशन हो सकती है इसमें। हो सकता है बैलेंस सेक्शन हो सकता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो सकता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो। तो तीनों सेक्शन को देख लेते हैं एक बार। पहला चीज़ हो सकता है XU लिमिटिंग के बराबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा बैलेंस सेक्शन। XU लेस देन XU लिमिटिंग होगा, तो इसका मतलब है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग है, तो इसका मतलब ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। पहली चीज़ क्या है? ये बैलेंस सेक्शन, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बैलेंस्ड सेक्शन ये है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, यानी जो अप्लाइड XU लिमिटिंग है, XU लिमिटिंग है ग्रेटर है XU से, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ग्रेटर है, तो क्या होगा? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। XU लिमिटिंग लेस देन XU। ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन।
तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स यू तथा एक्स यू लिमिटिंग किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक्स यू की वैल्यू का उपयोग करेंगे, किस लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में ध्यान रखेंगे कम वाली वैल्यू का ही यूज़ करना है, यानी एक्स यू लिमिटिंग का उपयोग करें, की वैल्यू का की मान का उपयोग करें। इसमें एक्स यू या एक्स लिमिटिंग दोनों सेम है, किसी भी वैल्यू का उपयोग करें। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, लास्ट स्टेप है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी लीवर आर्म कैलकुलेट कर लेंगे। पूरे प्रोसीजर को देख लिया अभी तक हमने, क्या चीज़, कैसे कंप्रेसिव फोर्स को, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंसाइल फोर्स को देखेंगे, और क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को वही देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो उसी को ही यहाँ पर अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप में देखेंगे, स्टेप फोर्थ में लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन रीजन में अगर सॉल्व करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट का तथा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकेंड पार्ट का, क्या चीज़ था, 0.36 FC के बी, कौन सा बी रहेगा, BW रहेगा, विड्थ ऑफ वेव, ठीक है, इंटू XU। उसके बाद में क्या होगा, D माइनस 0.42 XU, ठीक है, प्लस ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, प्लस सेकेंड पार्ट को भी ऐड कर देंगे, क्या होगा वैल्यू 0.446 FC के इंटू मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है। 0.36 FC के BW XU है, एक्स है ये, ठीक है, एक्स की ये XU है, ठीक है, प्लस ये प्लस है 0.446 FC के इंटू ये मल्टीप्लाई में है आगे, ठीक है, ये इंटू विड्थ की BF माइनस BW इंटू DF इंटू लीवर आर्म क्या था, D माइनस DF/2, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट को देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, टेंशन रीजन में भी सेम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन पोर्शन। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, टेंशन रीजन वाला, प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकेंड पार्ट के लिए टेंशन रीजन वाला, ठीक है। फार्मूला लिख लेते हैं, 0.87 FY AST1 इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग या XU जो भी वैल्यू अडॉप्ट किया जाए, प्लस सेकेंड पार्ट 0.87 FY AST2 लीवर आर्म क्या होगा, D माइनस DF/2, ठीक है। यानी इसके पूरे प्रोसीजर को देख लिया। याद रखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि स्टील की दोनों AST1 AST2 अलग अलग दिया रहे, हो सकता है दोनों की वैल्यू ज़्यादातर एक साथ दे दी जाती है, तो हमें याद रखना है कंप्रेशन रीजन से इजीली सॉल्व कर लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि जितना अभी तक क्वेश्चन जितना प्रोसीजर देखा है वो कंप्लीट समझ में आ जाए। यानी अभी तक हमने देखा, इसके प्रोसीजर को कंप्लीट देख लिया, ठीक है, कंप्लीट प्रोसीजर को देख लिया। जब न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई की तो उसके फर्स्ट पार्ट को देख लिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में जब देख लेंगे, यानी सेकंड पार्ट की एनालिसिस कर लेंगे, तो फिर इसके बाद में इस पर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, जिससे कि जो भी डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर अभी क्वेश्चन कराएंगे तो हो सकता है जो ये है, यानी DF की वैल्यू वेब पोर्शन में लाई करे, अगर हो सकता है कि
वे पोर्शन में लाई भी करे और ये 3/7 XU वाली जो ये मैंने बोला है यूनिफॉर्मली स्ट्रेस रहेगी पूरे फ्लेंज एरिया में। क्वेश्चन में हो सकता है कि दोनों कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये था कि पूरे फ्लेंज पोर्शन में क्या है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस है। सेकंड चीज़ बताया था कि जब सेकंड चीज़ बताया है कि जब पूरे फ्लेंज पोर्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो स्ट्रेस, तो फिर क्या कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन को एक साथ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड प्रोसीजर को देख लेंगे, सेकंड कंडीशन को देख लेंगे, जबकि पूरे फ्लेंज में यूनिफॉर्मली स्ट्रेस नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। तो दोनों प्रोसीजर को एक साथ देखेंगे, ठीक है। मीन्स दोनों प्रोसीजर को पढ़ने के बाद में एक क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, ठीक है, दोनों का। थैंक यू।